हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट का टॉपिक शुरू करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट में हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी हेल्प से ये आपको पता लग जाएगा कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करती है तो उस केस में हमें क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। इससे पहले हम इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम दोनों ही टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। इट मीन्स शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी एट लेस प्राइस एज कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स लेस प्राइस पर इशू करे तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, ओरिजिनली अगर वो सेल करे मार्केट में तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स को 90 रुपीज़ में सेल करने के लिए रेडी है, तो इसका मतलब कंपनी अपने शेयर्स लेस प्राइस पर सेल करने के लिए रेडी है। सो इसका मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपीज़ का क्या दे रही है, डिस्काउंट। सो ये ऑपोजिट है एट प्रीमियम का। प्रीमियम में हमने स्टडी किया था कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स हायर प्राइस पर सेल करती है तो उसका मतलब होता है प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी अपना शेयर जो कि 100 रुपीज़ का है उसको सेल करेगी 120 में, तो जो वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है 20 रुपीज़, वो क्या हो गया, प्रीमियम। डिस्काउंट जो है वो प्रीमियम के ऑपोजिट है। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स लेस प्राइस पर सेल करती है तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर रही है। और डिस्काउंट कितना आएगा, डिफरेंस, जितने का प्राइस है शेयर का और जितने में इशू कर रही है कंपनी, उसमें से डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करती है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी शेयर होल्डर से कम चार्जेस ले रही है अपने शेयर के लिए। अगर 100 का वो शेयर है तो वो 90 रुपीज़ एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन जो आता है वो है कंडीशंस फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर आप अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करना चाहते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है द शेयर्स आर ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड। मतलब ऐसे शेयर्स आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं जो शेयर्स आपने ऑलरेडी मार्केट में इशू किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, एक शेयर है जिसका नाम है ए। अगर आपने ये ऑलरेडी मार्केट में इशू किए हुए हैं तभी आप इनको डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। सो इसका मतलब डिस्काउंट पर शेयर इशू करने से पहले आपके ऑलरेडी वो शेयर्स मार्केट में सेल हुए होने चाहिए। सेकंड है द शेयर्स आर ऑथोराइज्ड बाय अ रेजोल्यूशन। सो एक मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ, हम अपने शेयर्स डिस्काउंट पर सेल करने के लिए रेडी हैं। सो उस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ये डिसीजन लिया जाना चाहिए कि हम अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करेंगे। अगर वो डिसीजन लिया जाएगा तभी आप अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसलिए ये मैंने इसी टॉपिक में कवर किया है। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन दैट। जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो परमिशन दी गई थी मीटिंग में, उसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि कौन से रेट पर डिस्काउंट दिया जाएगा। 10%, 20%, 15%, कितना रेट होगा। अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो उसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका मतलब 10 रुपीज़ का 5% जो कि आ जाएगा 5 रुपीज़। सो ये डिस्काउंट कितना दिया जाए उसका रेट मेंशन होना चाहिए। लास्ट हमारे पास कंडीशन है इशूड विद इन 2 मंथ्स। सो जब ये रेजोल्यूशन पास किया गया उसके 2 मंथ्स के बीच में वो शेयर्स इशू कर देने चाहिए। ये नहीं कि आपने रेजोल्यूशन पास किया 1 अप्रैल को और आप उसको इशू कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। सो इतना बड़ा गैप नहीं दिया जा सकता। रेजोल्यूशन पास करने के बाद 2 मंथ्स के बीच में ही वो शेयर्स इशू हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो दोबारा से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा।
सो ये थी हमारे पास कुछ कंडीशंस। एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर तभी इशू कर पाएगी अगर वो ये 4 कंडीशंस सेटिस्फाइड करती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट, कि क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा इस डिस्काउंट का। सो 2 ट्रीटमेंट्स हमें बताए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लंप सम और सेकंड हमारे पास आता है इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर हम अपने शेयर्स लंप सम में इशू करते हैं तो उस केस में डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा, और अगर हम अपने शेयर्स इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं तो उसमें अलग वे से ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो सबसे पहले हम लंप सम का क्वेश्चन देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में हमें बताया गया है एडजस्टेड विद एप्लीकेशन मनी ओनली। इसका मतलब जो डिस्काउंट आप दोगे अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स मतलब उन पर्सन्स को जो आपके शेयर्स परचेज करेंगे। सो आप जब उनको डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट किसके साथ सेटल किया जाएगा या फिर वो किसके साथ ट्रीट किया जाएगा? एप्लीकेशन मनी के साथ। एप्लीकेशन मनी के साथ इसलिए ट्रीट किया जाएगा क्योंकि लंप सम के केस में एक ही बार हमें सारी पेमेंट रिसीव हो जाती है। सो क्योंकि एक ही बार में सारी मनी रिसीव हो जाएगी जिसको हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, सो इसीलिए उसी के साथ डिस्काउंट को भी एडजस्ट किया जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें यह आएगा कि डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे या फिर डेबिट। सो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी पर्सन को डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता है। लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए जर्नल एंट्री में भी हम इसको डेबिट ही करेंगे। सो प्रीमियम के ये टोटली ऑपोजिट है। प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है? इनकम, और इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसलिए हम जर्नल एंट्रीज में जब हम अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम पर शेयर इशू करना हमारे लिए इनकम होती है, क्योंकि 100 रुपीज़ का शेयर हम 120 में सेल कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है वो हमारे लिए इनकम है। सो प्रीमियम इनकम है, इसलिए जर्नल एंट्री में हम उसको क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट इसके टोटली ऑपोजिट है। हम 100 वाला शेयर अगर 90 में इशू करेंगे तो 10 रुपीज़ का लॉस हमें बियर करना पड़ेगा। सो क्योंकि डिस्काउंट अलाउ करना हमारे लिए लॉस होगा, इसलिए लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। जर्नल एंट्री में भी हम इसको डेबिट ही करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी। ई लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो रफ में लिख लेते हैं, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं, 10 रुपीज़ ईच एट द रेट 10% डिस्काउंट। सो माइनस का साइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये डिस्काउंट है। टोटल अमाउंट पेएबल ऑन शेयर इज टू बी पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सो एक ही बार में पूरी पेमेंट कर दी जाएगी, ये कंडीशन हमें बताई गई है। इसका मतलब ये लंप सम केस है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। फुली सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने भी शेयर्स हमने इशू किए वो सभी के सभी जर्नल पब्लिक ने परचेज कर लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल। सो हमें जर्नल पास करने को कहा गया। सो अब हमें ध्यान देना है कि शेयर कितने का इशू किया गया। 10 रुपीज़ के ऊपर 10% डिस्काउंट हमें देना पड़ा, तो वो आ जाएगा 1 रुपीज़। तो इसका मतलब 10 रुपीज़ वाला शेयर हमने इशू किया 9 रुपीज़ का, और 1 रुपीज़ का क्या हो गया? डिस्काउंट। सो इसके रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी वो हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें फॉर्मेट प्रॉपर बनाना होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड जर्नल, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। सो डेट हमें नहीं दी गई है, इसलिए हम फर्स्ट एंट्री इसको लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हमें कैश रिसीव होती है, सो इसलिए उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब 20,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए थे और एक की वैल्यू थी 10 रुपीज़, लेकिन क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है इसलिए वो हो गया 9 रुपीज़ का। सो 20,000 मल्टीप्लाई 9, 1,80,000, 1,80,000। सो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। अब जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, सो इसलिए सेकंड एंट्री हमारे पास होगी ट्रांसफ़र करने की।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट किया था, यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। 1,80,000 से किया था इसलिए 1,80,000 ही यूज़ होगा। डिस्काउंट हमने कितना दिया था, 1 रुपीज़। 20,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। सो डिस्काउंट हमारा लॉस है, इसलिए हमने इसको क्या किया, डेबिट। लास्ट में जो हमें 1,80,000 रिसीव हुआ और जो हमने 20,000 डिस्काउंट दे दिया, वो किस में हम ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो इसलिए क्रेडिट हमने कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। 20,000 में से 1,80,000 ऐसा है जो हमें कैश में रिसीव हुआ बैंक के थ्रू, और 20,000 ऐसा है जो हमें बियर करना पड़ा, जो हमारे लिए लॉस था। लॉस क्यों था, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया। सो इसलिए उसको भी डेबिट कर दिया 20,000। सो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने 2 लाख को, और ये हमारी आ गई जर्नल एंट्री। बीइंग आपको लिखना ही है क्योंकि उसके भी मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। ऐसे ही अब सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, वाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो रफ वर्क साथ साथ लिख लेते हैं ताकि स्टेटमेंट दोबारा रीड ना करनी पड़े। सो इसका मतलब है 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए, एक की वैल्यू थी 10 रुपीज़, और किस कंडीशन पर इशू किए गए, 10% डिस्काउंट पे। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, और 10 रुपीज़ जो हमें रिसीव होंगे वो कैसे रिसीव होंगे, एप्लीकेशन में हमें रिसीव होंगे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में हमें रिसीव होंगे 4 रुपीज़, और फाइनल कॉल जो होगी वो होगी 3 रुपीज़ की। सो इसको ऐड करते हैं, 2 + 4 6, 6 + 3 9। सो इसका मतलब हमें 9 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, और 1 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया था। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 10% डिस्काउंट मतलब 1 रुपीज़ का डिस्काउंट। सो 10 रुपीज़ वाला शेयर हमने 9 में इशू किया, 1 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। सो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लमसम का केस नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट का केस है। सो इंस्टॉलमेंट के केस में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन विद अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ पासिंग ड्यू एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। सो इसमें हमें कहा गया है कि अगर इंस्टॉलमेंट का केस अगर आपके पास आता है, तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया, नहीं स्पेसिफाई किया गया कि आपको डिस्काउंट किस इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करना है, तो आप अलॉटमेंट के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। सो जैसा हमने प्रीमियम में किया था, अगर हमें ये नहीं बताया जाता कि प्रीमियम हमें किस कॉल के साथ मिला है, वो एप्लीकेशन के साथ मिला है, अलॉटमेंट के साथ मिला है, फर्स्ट सेकंड कॉल के साथ मिला है, या फिर फाइनल के साथ मिला है, अगर ये नहीं बताया जाता प्रीमियम के केस में, तो हम उसमें भी क्या करते थे, अलॉटमेंट के साथ ही उसको एडजस्ट करते थे। सो वही सेम केस इसमें भी अप्लाई होगा। अगर आपको ये नहीं बताया जाता कि डिस्काउंट की अमाउंट को आप किस कॉल के साथ एंटर करेंगे या किस कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे, तो आपको अलॉटमेंट के साथ ही उसको एडजस्ट करना होगा। कौन सी एंट्री के साथ, ड्यू एंट्री के साथ। जब आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करोगे, उसी के साथ आपको डिस्काउंट डेबिट करना होगा। सो चलिए इसकी भी एंट्रीज देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। सो डेट हमें नहीं दी गई है, इसलिए फर्स्ट एंट्री हमारे पास आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सो एप्लीकेशन मनी की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 2 रुपीज़। सो 10,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए, 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के साथ हमें 20,000 रिसीव होना चाहिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है, जो हमें मनी रिसीव हुई शेयर एप्लीकेशन से, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 20,000 से, और उस मनी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000। एप्लीकेशन मनी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है अलॉटमेंट की। सो अलॉटमेंट की सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होती है, अपने शेयर होल्डर्स को रिमेंबर कराने की एंट्री, कि आपकी कॉल जो है वो ड्यू होने वाली है, आपकी पेमेंट जो है वो आने वाली है, आप पेमेंट कर दीजिए।
सो हमने ट्रीटमेंट में देखा था कि इंस्टॉलमेंट के केस में डिस्काउंट को हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि डिस्काउंट को किसके साथ एडजस्ट किया जाए, तो हम डायरेक्टली उसको अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ ही एडजस्ट करेंगे। सो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हमारे पास आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब हमें इक्विटी शेयर कैपिटल से 50,000 आएंगे, लेकिन क्योंकि हमने शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इशू किया है, इसलिए अलॉटमेंट में तो हमें 40,000 ही आएंगे और बैलेंस 10,000 जो रह जाएगा वो हमें बियर करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। सो 50,000 ना आकर हमें 40,000 कैश में आएंगे और बाकी 10,000 जो है वो हमें बियर करना पड़ेगा एज अ डिस्काउंट। जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, डेबिट किसको किया जाता है, क्रेडिट किसको किया जाता है, अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमने किसको डेबिट क्यों किया और किसको क्रेडिट क्यों किया। सो ड्यू की एंट्री अब हमने एंटर कर दी। ड्यू की एंट्री पास करने के बाद अब हमें एक्चुअल में कैश रिसीव हो जाएगा। सो इसलिए फोर्थ एंट्री हमारे पास आएगी कैश को रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 हमें रिसीव हुआ। क्यों रिसीव हुआ? क्योंकि हमने शेयर्स को अलॉट कर दिया था, इसलिए क्रेडिट हमने करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट कॉल हमारे पास आती है फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, लेकिन हमने डायरेक्टली फाइनल कॉल मंगवाई है अपने शेयर होल्डर से, सो इसलिए हमने इसको फाइनल कॉल लिखा है। फाइनल कॉल हमारी सबसे पहले ड्यू होगी, हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को रिमेंबर करवाने के लिए। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें 30,000 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम फाइनल कॉल करने वाले हैं, अभी की नहीं, 30,000। सो ड्यू करने के बाद लास्ट में हमें वो कॉल मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी। सो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, हमें 30,000 मिला है बैंक के थ्रू। क्यों मिला है? क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल रिसीव कर ली है। सो इसीलिए टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000, फर्स्ट नहीं फाइनल कॉल आएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000। बीइंग आपको सभी में लिखना है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करती है, डिस्काउंट पर इशू करना मतलब लेस वैल्यू पर इशू करती है, तो उस केस में हमें कैसे एंट्रीज पास करनी है। अगर तो आपको नहीं बताया गया इंस्टॉलमेंट के केस में कि किसके साथ एडजस्ट किया जाए, तब आप अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री के साथ इसको एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपको बता दिया जाता है कि आपको फाइनल कॉल के साथ इसको एडजस्ट करना है, तो आप फाइनल कॉल की भी ड्यू वाली एंट्री के साथ ही इसको एंटर करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैंक की कोई भी अमाउंट के साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज नहीं करना, वैसे ही बैंक की कोई भी एंट्री के साथ आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स यूज नहीं करना। जिस भी कॉल के साथ आपको एडजस्टमेंट करनी है, चाहे वो प्रीमियम की हो चाहे वो डिस्काउंट की हो, दोनों ही चीज़ों की एडजस्टमेंट आपको ड्यू वाली एंट्री के साथ करनी है। अगर आपको बताया जाता कि आपको फाइनल कॉल के साथ एडजस्टमेंट करनी है, तो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ड्यू वाली एंट्री के साथ करते। बैंक वाली एंट्री के साथ अगर आप एंटर कर देते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। सो इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं बताया गया तो आपको अलॉटमेंट के साथ ही उसको एडजस्ट करना है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाता है तो आपको बैंक वाली एंट्री के साथ डिस्काउंट ऑन इशू नहीं लिखना, बैंक वाली एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखना, उस एंट्री के साथ लिखना है जब आप ड्यू की एंट्री पास करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर वो डिस्काउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको मेरे चैनल के बारे में इन्फॉर्म कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।
सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास पहुंच जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फेसबुक आईडी है मेरी जॉली कोचिंग, उस पर आप मेरे को पूछ सकते हैं।